नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। इजराइल हमास के भीषण जंग की ज्वाला फिर भड़कने की आशंका है। बंधकों की रिहाई नहीं होने पर पहले हमास को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी चेतावनी, तो अब नेतन्याहू ने धमकी दी है। नेतन्याहू और ट्रंप ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को शनिवार 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। दोनों ने दो टूक कहा है कि अगर शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो वो हमास के लिए नरक का द्वार खोल देंगे, हमास को तबाह बर्बाद कर देंगे। खबर है कि ट्रंप ने तो गाजा पट्टी पर अमेरिकी कब्जे का खाता भी तैयार कर लिया है। वो गाजा पर कब्जे का पूरा प्लान बना चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू का ख्वाब पूरा होगा? क्या नेतन्याहू ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास क्या करेगा? बंधकों की रिहाई होगी या फिर नए युद्ध का ऐलान होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर विस्तार से महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन पहले आपको बता दें कि नेतन्याहू ने हमास को क्या चेतावनी दी है। हमास सीज फायर का उल्लंघन कर हमारे बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा है। इसके मद्देनजर मैंने आईडीएफ को गाजा के आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। अगर हमास ने शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। हमारी सेना फिर से जंग शुरू करेगी और यह तब तक चलेगी जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता है। סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות בקבינט המדיני-ביטחוני. כולנו הבנו תרעומת מהמצב המזעזע של 3 חטופינו ששוחררו בשבת האחרונה. כולנו גם בירכנו על הדרישה של הנשיא טראמפ לשחרור חטופינו עד שבת בצהריים, וכולנו גם בירכנו על החזון המהפכני של הנשיא לעתיד עזה. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת: אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. इससे पहले ट्रंप ने भी हमास को खत्म करने की धमकी दी थी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमास के ठिकानों पर बारूदी बवंडर उठेगा। गाजा में भीषण कहर बरपेगा। शनिवार तक इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गदर होगा। हमास के लिए नरक का द्वार खुलेगा। हमास को यह खुली चेतावनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के बॉस डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए सभी 73 लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया तो वो हमास के लिए नरक के दरवाजे खोल देंगे। Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2, Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. ट्रंप ने हमास को ये चेतावनी तब दी जब हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इजरायली बंधकों की रिहाई पर रोक लगा दी थी। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास ने कहा इजराइल बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल के साथ संघर्ष फिर शुरू हो सकता है। हमास ने कहा कि उसने ये फैसला अगली निर्धारित बंधक रिहाई से 5 दिन पहले लिया है ताकि मध्यस्थों को इजराइल पर अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव डालने और वक्त पर रिहाई सुनिश्चित करने का समय मिल सके। दरअसल पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से एक समझौते के तहत हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है, जबकि इजराइल भी फलस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है।
लेकिन अब जब हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है तो एक बार फिर विनाशकारी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हमास के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है और इन सबके बीच ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ा प्लान भी तैयार किया है। I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. But we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. ट्रंप गाजा को खरीदने का खाका तैयार कर चुके हैं। गाजा से हमास का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या गाजा में फिर भयंकर युद्ध होगा? क्या दुनिया एक बार फिर तबाही की तस्वीरें देखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कई सवाल हैं इस मामले पर। क्या एक बार फिर से युद्ध होगा? क्या हमास की चतुराई क्या फिर से युद्ध कराएगी, या फिर नेतन्याहू की चेतावनी के बाद अब हमास शायद सीधे रास्ते पर आ जाए? लेकिन जिस तरीके से हमास कर रहा है, ऐसे में हमास इजराइल के अगर 3 बंधक को छुड़ाता है, 3 बंधक को रिहा करता है, तो इजराइल को उसके बदले में 45 तक के बंधक जो हैं वो 45 बंधक रिहा करने पड़ते हैं। इजराइल लगातार 150 के करीब बंधक रिहा कर रहा है, तो हमास जो है इसमें कहीं ना कहीं कटौती कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से चतुराई हमास दिखा रहा है, कहीं उसी पर भारी ना पड़ जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इसी के साथ रिटायर्ड मेजर एके शिवाज जी भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और विदेशी मामलों के जानकार दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आदर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात जेके बंसल जी के पास जाना चाहूंगी। जेके सर, जिस तरीके से यहाँ पर चतुराई दिखाई जा रही है हमास की तरफ से, क्या ये एक बार फिर से युद्ध नहीं करा देगी? क्या एक बार फिर भारी नहीं पड़ जाएगी हमास के लिए? नेतन्याहू की चेतावनी के बाद अब हमास क्या करेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हमास जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका काम ही लड़ाई लड़ना है। बिना लड़ाई के तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। और उसमें अगर हमास बंधक नहीं छोड़ता है तो इजराइल ने पूरे युद्ध की तैयारी कर ली है। अपनी जो सदर्न कमांड को एक्टिवेट कर दिया है, रिजर्वर्स को बुला लिया गया है। और हमास जो है वो जो उसको 45 अपने कैदी मिलने थे वो भी नहीं मिलेगा। और जो 5 लाख जो फिलिस्तीनी हैं वो लौट गए हैं नॉर्थ गाजा में, वो उनके ऊपर में भी एक खतरा मंडरा गया है। तो दोबारा युद्ध होने के चांसेस हैं। और इजराइल तो पहले भी युद्ध विराम में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव के कारण ये युद्ध विराम हुआ था। उन्होंने अपना विशेष दूत भेजा था और अब वो विराम होने के बाद में ये इसको तोड़ रहा है। और हालांकि जो है ना, एक बैलेंस अप्रोच है अमेरिका की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि जो 18 फरवरी तक लेबनान से जो है इजराइल की फौजों को विड्रॉ करना था, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। तो उनके ऊपर भी प्रेशर डाला है इजराइल के ऊपर भी कि आप वहां से अपनी फौजें विड्रॉ कर लीजिए 18 फरवरी तक। तो हमास अगर ये बात मान जाता है तो इसमें हमास की भलाई है, और हमास की भलाई के साथ साथ में जो है जो सारे फिलिस्तीनियों की भलाई है। अगर नहीं करता है तो लड़ाई छिड़ेगी, और लड़ाई छिड़ने पर पहले भी 48,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और 1 लाख से ज़्यादा घायल हो गया। अब पता नहीं कितने होंगे, लेकिन अपनी जो स्वार्थ के कारण या अपनी एक मानसिकता के कारण, जो एक जिहादी मानसिकता है, उस वजह से ही ये सारा प्रॉब्लम किया है। वैसे भी जो है हमास को सारे सारे बंदियों को मुक्त कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा था कि उनकी हालात, जो 3 लोग पिछली बार छोड़े थे उनको किस तरह से परेड करा के छोड़ा गया, और उनके हालात इतने खराब थे कि जैसे काफी दिन तक उनको खाना ना दिया हो। और ऐसी स्थिति को देख करके तभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि 1, 2, 4 नहीं, सारे बंधक एकदम छोड़ने हैं, और वही उनको छोड़ देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 73 बंधक बताए जाते हैं, 34 तो उसमें से ऑलरेडी डेड हैं। हो सकता है और ज्यादा भी उनकी मृत्यु हो चुकी हो, क्योंकि एक बहाना ये भी बनाया है हमास ने कि इतनी जल्दी हम बंधकों को इतने जल्दी नहीं दे सकते, कैसा लाया जाए। तो इन सब बातों को देखते हुए ये जो है हमास का एक बहुत बड़ा भूल है, जो कि वो सबको भारी पड़ेगी।
जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी भूल है ये। और ऐसे में जिस तरीके से सर आप आंकड़ों को लेकर बात कर रहे थे, अगर ऐसे में आंकड़ों पर हम नजर डालें तो इजराइल में पिछले 15 महीने की भीषण जंग में अभी तक 1139 लोगों की मौत हुई है इजराइल के, और 8730 जो हैं वो घायल हुए हैं। गाजा के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो गाजा में 15 महीने में 46,913 मौतें हुई हैं, 1,10,750 घायल हुए हैं और 11,160 जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। एके सर, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है हमास की तरफ से, ये आंकड़े क्या नजर नहीं आते हैं क्या गाजा के, जिस तरीके से वो कदम इस वक्त उठा रहे हैं, चालाकी जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या शनिवार तक बंधकों की रिहाई हो पाएगी क्या चेतावनी के बाद? देखो, आपको पूरी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। हमास का क्या रोल है। हमास के जितने लड़ाकू मरे थे, अगर हम सोचें कि 46,000 पैलेस्टाइनी मारे गए, उसमें हमास के भी लड़ाकू थे, मगर सच्चाई ये है कि हमास ने इतने लोग भर्ती भी कर लिए। हमास अभी भी एक थ्रेट है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। जिस प्रकार से वो आज की तारीख में अपने आप को परेड कर रहे हैं, जिस प्रकार से होस्टेजेस को दिखा रहे हैं, आपको लगता होगा कि हमास अभी तक एक प्रकार से वहाँ से डिग्रेड नहीं हुआ। और अगर आप देखें, अमेरिका और इजराइल ने बना लिया है हमास को कंप्लीटली फिनिश करने का। और ये सच्चाई है कि जो 6 वीक्स का एक प्रकार से ट्रूस था, इसको ट्रूस बोलते हैं, सीज फायर नहीं, तो इसके अंदर 34 जो होस्टेज छोड़ने थे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी अमेरिका ने भी रियलाइज किया, इजराइल ने भी, क्योंकि होस्टेजेस जो हैं एक प्रकार से इनके पास बार्गेनिंग चिप है जो हमास के पास। अमेरिका क्या चाहता है और इजराइल क्या चाहता है? अमेरिका इजराइल चाहते हैं इस गाजा पट्टी में दोबारा पैलेस्टाइन ना आए और हमास दोबारा पैदा ना हो, क्योंकि अगर दोबारा हमास पैदा होगा तो फिर थ्रेट है इजराइल के लिए, और हमास तो फिर दोबारा उसी ताकत के अंदर, अगर आप देखें एक प्रकार टीवी चैनल पे जिस तरीके से देखते हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये वही हमास है जिसको इजराइल कहता है कि हमने उसको कुचल दिया है। तो इसलिए जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि जो 20 लाख के करीब लोग हैं वो इजिप्ट और जॉर्डन ले या सऊदी में भी जाएं और उसके बाद हम इसकी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, और हमारे साथ मिडल ईस्ट में कोई कंट्री मिलना चाहता है, वो इजराइल की तरफ इशारा है। मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये कन्वे है कि दोबारा पैलेस्टाइन और वापस ना आए गाजा पट्टी में, और हमास दोबारा वहां पैदा ना हो। ये एक प्रकार से सच्चाई है। और हमास की बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर उसने सैटरडे 12 बजे तक 73 के 73 अगर उसने नहीं छोड़े होस्टेजेस, तो उसके बाद ये सच्चाई है, अमेरिका इजराइल के साथ आएगा और इसका का पूरा नाश कर देगा होस्टेजेस का, इसका गाजा पट्टी का, जब तक होस्टेज ना छोड़े। तो ये सच्चाई है कि दुख की बात यही है कि सोचा था कि शायद इस सीज फायर से कोई बातचीत होगी, शायद कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, मगर जिस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है हमास की कैपेबिलिटी, हमास की मिलिट्री पावर, मुझे लगता है एक बड़ी खतरे की निशानी है इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। वो इसको नहीं छोड़ेंगे। ये मुझे लगता नहीं कि ये युद्ध रुकने वाला है। और यही नहीं, हिजबुल्लाह के ऊपर भी उन्हें हमला दोबारा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह भी अपनी जो सोचा था कि उसकी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिग्रेड होगी, वो भी उकसने की कोशिश करे। एक ही फायदा हुआ है जो इस लड़ाई में, जिस प्रकार से सीरिया है वो अभी कंट्रोल में नहीं है ईरान के, क्योंकि जो वेपन था, लॉजिस्टिक सप्लाई थी, वो ईरान से इराक आती थी, इराक से सीरिया, और फिर वो लेबनान, और फिर वो गाजा पट्टी आती थी। वो अब नहीं हो रही। इसमें तो गिरावट आई है, मगर हमास की कैपेबिलिटी अभी भी काफ़ी इंटैक्ट लग रही है और वो अभी भी थ्रेट बन के उभरेगा इजराइल के लिए। ये अमेरिका नहीं चाहेगा, ना इजराइल चाहेगा। तो मुझे लगता है कि सीज फायर टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इजराइल हमास पे भी और हिजबुल्लाह पे हमला करेगा। और होती रिबल जो कि अभी तक इतने मिलिट्री पावर उनकी बर्बाद नहीं हुई है, जो कि यमन में है, उनको भी किया जाएगा। मुझे लगता है मिडल ईस्ट में शांति आने के चांसेस अभी कम नजर आ रहे हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करूंगा हमास को, जो कि अपनी मिलिट्री पावर को डिस्प्ले करके जिस प्रकार से उन्होंने इजरायली बंधकों के साथ व्यवहार किया है। मुझे लगता है अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना दिया है इजराइल के साथ मिलकर, हमास को दोबारा गाजा पट्टी में नहीं आने देंगे, पैलेस्टीन को नहीं आने देंगे। ऐसा लगता है आज की तारीख में
दूसरे देश उसको मानने को तैयार नहीं हैं, स्पेशली जो अरब वर्ल्ड है, चाहे सऊदी है, यूएई है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। मगर इजिप्ट और जॉर्डन को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस देता है अमेरिका। अमेरिका का अभी भी होल्ड है। अमेरिका कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, ये तो समय बताएगा वो कितना सक्सेसफुल होता है। मगर ये सच्चाई है, ये सीज फायर के टूटने के चांसेस बहुत नजर आ रहे हैं। और आज की तारीख में हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी ऐसा लगता है जितनी सोचा था डिग्रेड हुई, इतनी हुई नहीं है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल बिल्कुल सर, सीज फायर टूटने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हमास को अगर ये डर सता रहा है कि मैं जल्दी से सभी को रिहा कर दूंगा और ऐसे में बार्गेनिंग मैं नहीं कर पाऊंगा तो सीज फायर टूट जाएगा, दोस्ती खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो शांति बनी हुई ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा, ये डर सता रहा है। लेकिन अगर ऐसे में वो बंदकों को नहीं छोड़ता है तब भी यही हालात होंगे, तो वो तो किसी भी तरीके से खुद को बचा ही नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार उनको चेतावनी दे चुका है, जिस तरीके से नेतन्याहू ने खुले शब्दों में कह दिया है। ऐसे में अब मैं रुक करना चाहूंगी दिनेश सर आपका। दिनेश जी, जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, बार्गेनिंग चिप को लेकर भी बात हुई है, ऐसे में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और बड़ा कदम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया जा सकता है, अमेरिका की तरफ से उठाया जा सकता है। क्या लगता है कि क्या कब्जा हो जाएगा क्या इस बार अमेरिका का वहां पर? पिंकी जी, हमास जो है वो सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक प्रकार की सोच है। और आज की तारीख के अंदर मुझे नहीं लगता है कि हमास जो है किसी प्रकार का इजराइल और अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएगा, क्योंकि उसका सपोर्ट बेस आज की तारीख के अंदर, मतलब सपोर्ट बेस लॉजिस्टिक्स, आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो उसे पहले प्रोवाइड किए जाते थे ईरान के द्वारा, वो इस समय वो उसे किसी प्रकार का सहायता नहीं मिल रही है। और देखा जाए, अगर आप बिटवीन दी लाइंस पढ़ते हैं तो हमास ने ये मना नहीं किया है कि मैं सीज फायर तोड़ रहा हूं, जब मैं जो बंधक हैं उनको वापस नहीं दे रहा हूं। उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट रेज किया है कि इजराइल जो है सीज फायर के जितने भी नियम बने थे उनको पालन नहीं कर रहा है। वो उसने अभी तक भी फौजें पीछे नहीं हटाई हैं, अभी भी वो गोलीबारी कर रहा है और जितना ह्यूमैनिटेरियन एड आनी चाहिए उसको आने के अंदर रोक रहा है, तथा जो गाजा से विस्थापित नागरिक हैं उनको वापस नहीं आने दे रहा। उसने ये कहा, तो इस हालात के अंदर ये हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम नेक्स्ट खेप जो है बंधकों की उसे दे सके। उसने इस प्रकार की बात की है, लेकिन वो किसी भी हालत में आज की तारीख के अंदर कन्फ्रंटेशन के स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा युद्ध कर सके एज ऑन टुडे। अब आ जाती है अमेरिका की बात। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट टू हिम, ये बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल प्रकार के जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं। पहली दफा हम देख रहे हैं कि आप जो हैं प्रेशर डाल रहे हैं इजिप्ट और जॉर्डन के ऊपर कि हम आपको मिलिट्री एड और बाकी सहायता बंद कर देंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी कि पैलेस्टीनियों को अपने देश में बसाने के लिए, ताकि हम गाजा का रीडेवलपमेंट कर सकें। वो खुद एक बिजनेसमैन है और एक कंस्ट्रक्शन डेवलपर हैं, तो उनकी सोच इस प्रकार से है। पर यथार्थ में देखिए कि यथार्थ में क्या आज की तारीख के अंदर एक ऐसा हो सकता है कि आप एक देश के पूरे नागरिकों को वहां से विस्थापित करके और 50-50% में जो है बाकी कंट्रीज के अंदर उनको स्थापित करें बाई फोर्स। अब जॉर्डन जो है, जॉर्डन के किंग और उनका बेटा जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं और उन्होंने भी अपनी असमर्थता दिखाई है, क्योंकि उनके देश के अंदर जो पैलेस्टीन ऑलरेडी रह रहे हैं और उनके जो डिसेंडेंट हैं वो एक प्रकार से जॉर्डियन सोसाइटी, जॉर्डियंस के जो ओरिजिनल नागरिक हैं, और इन लोगों के अंदर ऑलरेडी किसी प्रकार की टेंशन है। इजिप्ट इसलिए नहीं लेना चाहता है कि बाद में कहीं इजिप्ट के साथ अभी आज की तारीख में इजराइल के संबंध ठीक हैं, तो ये जो पैलेस्टीनी हैं या जो हमास के जो एलिमेंट उनके साथ वहां जाते हैं, तो वो एट ए लेटर स्टेज या आने वाले सालों के अंदर वो इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, तो जिसके अंदर से इजिप्ट के साथ भी उनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है। तो इमीडिएट जो मेरी असेसमेंट है कि ये कतर के अंदर जो इनकी बातचीत पहले हुई है
और अभी भी जो है ये शनिवार तक जो है ये मामला सुलझ जाएगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि चाहे कोई युद्ध हो, जहाँ सर, नेगोशिएशन आपको हो, लग रहा है कि शनिवार तक मामला सुलझ जाएगा? जी, एक मिनट, एक लास्ट सेंटेंस में ये कहना हाँ। चाहता हूं। देखिए मैडम, चाहे युद्ध हो, चाहे किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन हो, उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल वारफेयर भी चलाई जाती है। अब हमास जो है बिल्कुल ही सरेंडर नहीं करना चाहता है इजराइल के सामने या वेस्टर्न पावर के सामने, क्योंकि उसे अपने कार्डर का भी जो है मनोबल ऊंचा रखना है। वो चाहता है कि मैं अपने कार्डर और अपने लोगों की नजर में एक प्रकार से मेरा सम्मान बना रहे, उनका फेथ मेरे अंदर रहे, ताकि वो समझे कि हमास की लीडरशिप जो है वो डायरेक्टली ऑन द सेम पोजीशन के ऊपर बात कर रही है, ना कि बिल्कुल ही वो सबड्यू हो गई है। तो इस प्रकार के बीच में ये जो नया कन्फ्रंट्रेशन आई है, तो बेसिकली ये इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, और जहां थोड़ा सा अपनी तरफ से अपना पोस्चरिंग कर रहा हमास। बट मेरा ये मानना है कि ये सैटरडे तक या सैटरडे से पहले पहले जो है ये मैटर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है कुछ आदर्श जी, गिव एंड दिनेश जी को आपने सुना, उनका मानना है कि सैटरडे तक ये मैटर जो है रिजॉल्व हो जाएगा, समाधान इसका निकल जाएगा। सहमत हैं क्या इस चीज से? क्या आपको भी आप भी इस पूरे मैटर को इसी दिशा में देखते हैं? इतना आसान है क्या ये? आदर्श जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए। आदर्श जी, आपकी आवाज अब भी नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, और फिलहाल हम रुक कर लेते हैं। बंसल सर, आपने अभी बातें सुनी दिनेश जी की, उनका मानना है कि शनिवार तक समाधान जो है वो कोई ना कोई निकल जाएगा। चांस बहुत कम है। कारण उसका ये है कि जो हमास है वो एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ रहता है। अगर हमास को इतना जो है उनके अंदर में समझ होती, तो उन्होंने जब वो अटैक किया और अटैक के बाद में उनकी सारी लीडरशिप खत्म हो गई, उसके बाद भी लड़े जा रहे हैं। और जैसे कि जनरल सिवाच ने कहा है कि अभी उनके पास आम अम्बिशन नहीं है, ईरान भी कमजोर पड़ गया है, जो रास्ता खत्म हो गया है, लेबनान की ताकत खत्म हो गई है। तो वो तो अभी अगर उनको जैसे आपने भी बताया कि 46,000 से ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु होगी और तलवार अटकी हुई है, उनको पूरी तरह से जो है इमदाद नहीं पहुंच रही, खाने पीने की सब तरह की दिक्कत है। तो उसको ना तो वो कोई स्टेट नहीं है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है फिलिस्तीन की तरफ। जो अगर कोई दूसरे जो और सेनाएं होती हैं उनकी जिम्मेवारी होती है अपनी कंट्री के लिए, वो अपनी जनता को बचाती हैं। ये तो जनता के बीच में जाकर लड़ते हैं, जनता का कोलेट्रल डैमेज हो जाता है जब अटैक किया जाता है। तो हमास जो है वो अपनी जिद पर अड़ करके अपने आप को बर्बाद कराएगा। और जहां तक इस चीज का सवाल है कि ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है प्रेसिडेंट ट्रंप का यहाँ से कि इनको जो है दूसरी जगह भेज दिया जाए। जैसे कि इजराइल, ये तो कभी गाजा तो कभी स्टेट रहा ही नहीं। वो इसलिए नहीं रहा कि जब पहले इन्होंने 1948 में जब पार्टीशन हुआ था यूएनओ के थ्रू, तब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो कुछ दिन तो इसके ऊपर कब्जा रहा था मिस्र का, गाजा के ऊपर में, और फिर ये इजराइल के अंडर में रही। तो 2006 या 7 में जो है ये यहाँ पे हमास आया। हमास ने वहां बजाय डेवलपमेंट की सुरंग बना दी। अब सुरंग बनाने के बाद में ये ऐसा उतरा गया, इनको कोई लेने को तैयार नहीं है हमास को। वो इसलिए नहीं है कि जब यसर अराफत के टाइम में 1970 में इन्होंने जो है हमास वालों ने ही जॉर्डन के अंदर में उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से उनको वहां पे डर है कि उनके यहाँ वो होगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है, वो सोल्यूशन है मिस्र के अंदर में जो ये सिनाई पेनिनसुला है, इसका एरिया है 60,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि इसमें आबादी सिर्फ 6 लाख है। जबकि गाजा का एरिया है 360 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे 22-23 लाख लोग रहते हैं। तो वहां पर इनको भेज दिया जाए तो ये सफाई हो जाएगी। अदरवाइज ये अभी इनहेबिटेबल है। यहाँ 80-90% बिल्डिंग तो डैमेज है। अब गाजा की अपनी तो कोई इकोनॉमी है नहीं, पहले भी जो है ये फॉरेन एड पे चलता था, और अभी डेवलप करने के लिए भी वेस्टर्न एड्स की जरूरत पड़ेगी। और पैसा वो ट्रंप या वेस्टर्न कंट्री या यूएन तब तक नहीं देगा जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो अब कोई रिबिल्ड कौन करेगा? कम से कम भी $80 बिलियन जो लगेंगे गाजा को रिबिल्ड करने के लिए, तो उतना ही पैसा अगर जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जब इनको उससे अच्छे घर मिलेंगे वहां पे, तो वहां रह लें। तो वहां रहने में यहाँ पे रहते हुए झगड़ा चलता ही रहेगा।
क्योंकि यहाँ रहते हुए बिल्कुल। हमास बिल्कुल रहेगा और ये अटैक हमास करे बिना मानेगा नहीं, और ये जो इजराइल की और हमास की लड़ाई होती रहेगी जिसमें फिलिस्तीन का नुकसान होता रहेगा, उनके लोगों का संहार होता रहेगा, वहां कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये एक अच्छा प्रपोजल है, और कहते हैं कि हम अपने विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापित करने को तो जहां अच्छी जगह मिलती है वहां जाता है, अब इनके लिए कोई अच्छी जगह तो है नहीं, बिल्कुल वापस भी सर, आ रहे हैं आपका 5 लाख। मानना है कि प्रपोजल अच्छा है और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ऐसे में गाजा को खाली करवाना, जो बोला जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कीजिए, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से रीडेवलप करके आपको दे जाएंगे, इसी बात पर विश्वास जो है वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है गाजा को खाली करवाना। इस दिशा में कैसे काम होगा, किस तरीके से पूरा ये जो प्लान तैयार कर लिया गया है, इस प्लान को पूरी तरीके से इस पर काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेच फंसेंगे। यहीं पर जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि एक तो वो वाली चीज़ है कि या तो पूरा जोर दे के ये काम होगा, और आराम से तो लगता नहीं है कि हो पाएगा। AK सर, क्या लगता है आपको, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पूरे प्लान को? सर जिस तरीके से, बंसल सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्लान सही है, ये ऑफर उनको अच्छा किया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। देखो पिंकी, जो बंसल साहब बता रहे हैं वो बता रहे हैं एक लॉजिकल चीज। क्योंकि सच्चाई क्या है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला तो एक प्रकार हमास ने किया था इजराइल पे। इजराइल तो कोई हमला करना नहीं था। जब हमला किया तो पलटवार करना ही था। क्या किया? कम से कम 1200 लोगों को मार दिया, 200 से 250 खुद लोगों शुरुआत को की, अब खुद ही बंदी फंस बना गए के ले हैं। गए। और सच्चाई देखो आप, उसके बाद जब सच्चाई आने लगी कि हमास जो कि कंट्रोल कर रहा था पैलेस्टाइन ने, जो कि जिनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, जो भी एड मिलती थी उसे टनल डिफेंसेस बनाई। ये टनल डिफेंसेस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी टनल डिफेंसेस हैं, जो कि हमास ने बनाई है गाजा में, और एक प्रकार लबनान में बनाई है हिजबुल्लाह ने। तो सच्चाई यह है, क्या इजराइल वहां से निकल जाएगा गाजा को? क्या हमास दोबारा हमला नहीं करेगा? तो ये कैसे इजराइल छोड़ सकते? आप कहेंगे फिर इजराइल माना क्यों? देखो, इजराइल नेतन्याहू पे प्रेशर है होस्टेजेस को छुड़ाने का। एक बार होस्टेजेस जब छुड़ेंगे तो वो दोबारा हमला होना ही है। हमास को ऐसे कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो थ्रेट बन के रहेगा इजराइल के लिए। और इजराइल ने देख लिया जो 7 अक्टूबर 2023 में। अब जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं वो मैवरिक हो सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज इनप्रेडिक्टेबल। मगर बड़ी सोच समझ के बात कर रहे हैं। ये 20 लाख आदमी हैं, आज की तारीख में गाजा पट्टी बर्बाद हो गई है, वहां कोई रह तो सकता नहीं, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और जो आप अरब देश हैं, चाहे वो इजिप्ट है, जॉर्डन है, दूसरे हैं, ये पैलेस्टाइन को धीरे धीरे वहां पर भेजेंगे। और पैलेस्टाइन पहली बार तो जा नहीं रहे, काफी पॉपुलेशन पैलेस्टाइन की आपकी इजिप्ट में है, जॉर्डन में है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस इलाके में एक प्रकार से इसको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। क्या पैलेस्टाइन दोबारा वहां पर आएंगे? मुझे लगता नहीं। कि अमेरिका और इजराइल का अब सोच विचार यह है कि पैलेस्टाइन में गाजा में पैलेस्टाइन ना आए। पैलेस्टाइन आना मतलब हमास का आना, क्योंकि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो सबने सोचा था डिग्रेड हुई, इतनी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उतने भर्ते कर दिए। ये तो आपका जो पुराने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उसने भी बोला है। तो सच्चाई ये है कि कुछ भी हो, कोई भी बहाना मार के दोबारा हमला होगा। हमास को दोबारा पैलेस्टाइन के साथ मिलके इजराइल कभी भी अलाउ नहीं करेगा गाजा पट्टी में। अमेरिका प्रेशर, अभी एक ही सबसे अच्छी बात है, पहले जो बाइडेन थे और नेतन्याहू थे, दोनों सेम पेज पे नहीं थे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और नेतन्याहू हैं, सेम पेज पे। तो वो एक ही सोच विचार है, और सोच विचार यह है कि गाजा पट्टी पे किसी तरीके से पैलेस्टाइन ना रहे, इनको दूसरी जगह बसाया जाए। इससे कहते ना रहेगी लाठी और तो ना बजेगी बांसुरी। तो ये सच्चाई है कि ये होने वाला है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इजराइल नहीं मानेगा। क्या इजराइल अभी गाजा पट्टी से निकल आएगा? कल को हमास दोबारा जिंदा हो जाएगा? क्या हमास दोबारा हमला नहीं कर सकता? तो ये सच्चाई इनको देखते हुए मुझे लगता है कि जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, वो उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो नहीं भी जाते तो इजराइल कभी भी विकेट नहीं करेगा पैलेस्टाइन को, क्योंकि हमास के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से किसी ने सोचा था कि हमास इतनी बड़ी टनल डिफेंसेस बना के रखा है, मसाद जो इजराइल की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंसी, वो भी सरप्राइज हुई। तो इसका मतलब हमास